कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। जी हाँ, आज ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने वक्त को बदला है और बदला है रायपुर के हालातों को भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यपाल के बारे में जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम से जान लेते हैं, मैम 3 साल का सफर आपका कैसा रहा? अपने सफर के बारे में हमें बताएं कि अभी तक का जो आपका सफर था एज अ राज्यपाल छत्तीसगढ़ में वो कैसा रहा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 3 साल के कार्यकाल की शुभकामना दी। 3 साल का जो आपने मुझसे प्रश्न किया है, अगर देखा जाए तो मुझे भी पता नहीं चला कि 3 साल कैसे गुजर गए, क्योंकि इस बीच में 1.5-2 साल तो बहुत संक्रामक का संकट काल से गुजरा और ऐसी परिस्थितियां शायद जीवन में किसी ने भी सोचा था ना कल्पना किया था, जो परिस्थितियां पूरे देश और विश्व में आई थी। फिर भी उसके बावजूद भी मैं समझती हूँ कि 1-1.5-1.25 साल में जो भी कुछ मैंने किया है वो लगता है कि उससे मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। और कुछ मायने में मैं देखती हूँ लोगों की उम्मीद अपेक्षा, चूँकि मैं एक संवैधानिक पद में होने के नाते हर एक चीज़ जो है सरकार के पास ही भिजवाती हूँ। शासन का काम होता है उसका क्रियान्वयन करना, और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक जो राज्यपाल होते हैं प्रदेश का संरक्षक भी होता है, कोई मेरे पास अगर गुहार लेकर आता है तो मैं प्रयास करती हूँ कि उसकी समस्या को सुनूं और उसका समाधान हो। और इस दिशा में काफ़ी कुछ जो मेरे सामने मामले आए थे लोगों की, और ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि शायद पहली बार छत्तीसगढ़ के लोगों ने राज्यपाल और राजभवन में प्रवेश किया होगा, जो विशेष तौर पर अंतिम व्यक्ति, चाहे वो सरगुजा का क्षेत्र हो या बस्तर का, और आबूझमाड़ से लेके सुकमा बीजापुर से लेकर तमाम दंतेवाड़ा और जितने भी ट्राइबल के जो हैं, और यही नहीं यहाँ के विभिन्न सामाजिक संगठन के भी लोग मुझसे मिले। और अभी तक मुझे लगता है कि इन 3 सालों में कोरोना के बावजूद भी करीब 15 से अभी तक का जो रहा है कि 15 से 20 हज़ार के अंदर लोगों ने राजभवन में मेरे से मुलाकात की। और मैंने भी पूरे प्रदेश का दौरा किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, दंतेवाड़ा हो, जगदलपुर हो, नारायणपुर और साथ में आपका ये जो अनूपपुर नहीं, एक बहुत अंतरगढ़ जी, इतना इंट्रियल में, और सरगुजा और बिलासपुर, दुर्ग, ये तो तमाम चीज़ें, मगर ट्राइबल इलाकों का बहुत कम, क्योंकि कोरोना का कार्यकाल चल रहा था। मेरी कोशिश थी कि मैं पूरे ट्राइबल क्षेत्र में हर जिले में जाऊं, वहां देखूं उनकी क्या समस्या है, किस तरह का उन लोगों का जीवन चल रहा है। तो ये एक प्रकार से ये अभी मैं नहीं कर पाई हूँ, मगर आगे मेरा ये कार्यक्रम है कि मैं जितने भी जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जिसको शेड्यूल एरिया बोलते हैं, तो उसमें मैं जाकर और इस बात की जानकारी भी लूँगी, समीक्षा करूँगी। और जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई है, चाहे वो सुपेबेड़ा का मामला हो, वो भी बहुत बड़ी संकट परिस्थितियों से लोग जूझ रहे थे और कुछ हद तक वहाँ समाधान करने का प्रयास भी मेरे किया। और ऐसे ही बस्तर में, वैसे तो हालांकि मैं अगर आपको गिनाऊंगी तो बहुत मतलब समय लग जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा एक मामला भी आया था मेडिकल कॉलेज को लेकर, चंदूलाल चंद्राकर का अधिग्रहण करवाने का भूमि का, वो भी उन बच्चों का भविष्य अंधकार में था, लेकिन जैसे तैसे भी उसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये बच्चों का भविष्य बन जाए, और उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। और इसी तरह से कुछ पंचायतों का मामला भी मैंने सुलझाया, जो नगर पंचायत ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना दी गई। और इसी तरह का पैसा कानून का मामला भी चल ही रहा था। मैम, वही कानून की बात आप कर रही हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून को मंजूरी दे दी है, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो जो कानून तो ऑलरेडी आपको सबकी जानकारी में मैं बता दूं,
पैसा कानून जो है पहले से बना हुआ है, जो पार्लियामेंट में 1996 में, लेकिन उसके लिए राज्य सरकारों को नियम बनाना पड़ता है, रूल्स बनाना पड़ता है जो नहीं बनाए गए थे। उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन करने के लिए जब कभी कोई विधानसभा में कोई कानून बनता है या लोकसभा में, तो फिर राज्य सरकारें उसको लागू करने के लिए कि हमें कौन कौन सा इसमें प्रावधान करना है, कि अगर कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उसका नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो उसमें किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती, क्या दंड दिया जा सकता है और कैसे लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो ये जो विधि, जो चीजें हुई है, वो केवल नियम बनाने का एक ड्राफ्ट है पैसा कानून का, और वो काफी लोगों की मांग थी, बहुत दिन से चल रहा था, पहले ही बन जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने इसका ध्यान बार बार सरकार का, केंद्र सरकार का भी ध्यान, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आकर्षित किया, राष्ट्रपति जी का किया और यहाँ के मुख्यमंत्री जी का। तो फिलहाल जैसा भी है, अभी तो उसका ड्राफ्ट बना है, उसका नोटिफिकेशन भी होना है। मैम, विकास की बात करते हैं हम, विकास हो रहा है, लेकिन उसका भी सबसे ज्यादा असर जो है वो आदिवासियों पर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको किस उससे देखती हैं आपकी? विकास तो हो रहा है लेकिन आदिवासियों पर ही सबसे ज्यादा उसका फर्क पड़ रहा है। देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पूरी तरह से सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट का प्रावधान करते हैं, और वो बजट राज्य सरकारों के माध्यम से भी जाता है। राज्य सरकार भी अपनी योजना बनाती है, नीति बनाती है। मैम, आपने जितना सोचा था अपने सफर के बारे में, जब आप यहाँ पे आई थी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको लग रहा है कि उस हिसाब से काम हो पाया है या अभी भी कहीं किसी कमी का एहसास हो रहा है? मैंने तो पहले कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ आऊंगी। पहले तो मैं जनजातीय आयोग की, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की उपाध्यक्ष थी, और अचानक ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी, और उनकी जो शायद कुछ सोचकर उन्होंने दिया है मुझे, कि छत्तीसगढ़ जो है एक आदिवासी बहुल प्रदेश है, और यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं आज भी मूलभूत समस्या से अभी भी वो जूझ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं। उनका पीछे यही मकसद था, और इसलिए मैं उनकी जो भेजने का जो सोच थी, तो मैं उसे भी पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ कि जिस भावना से, जिस उद्देश्य को लेकर अगर मुझे भेजा है, तो मैं उस उद्देश्य को और उनके जो भावना मतलब को रखते हुए, ताकि गरीब और जो भी किसान, मजदूर, ये महिलाएं, इन तमाम सारे लोगों को जो सरकार की योजना का सही लाभ हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी बहुत लोग अभी वंचित है, इसके लिए भी मैंने शासन को लिखा। मैम, जैसे कि आपने खुद बताया, अलग डिपार्टमेंट से आई हैं, एक राजनेता थी और अब राज्यपाल, कितना मुश्किल रहा यहाँ तक का सफर आपके लिए? क्योंकि प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक जितने भी पद मिले, मैं विधायक भी रही, मंत्री भी रही, राज्यसभा में सांसद रही जी, और राष्ट्रीय महिला जनजाति आयोग की मैं सदस्य भी रही, और इसके पूर्व मैं मध्य प्रदेश की भी कमीशन की अध्यक्ष रही जनजाति आयोग की, और इसके बाद राज्यपाल बनने के पहले मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष भी थी। और देखा जाए तो छात्र राजनीति से ही मैंने ये जो समाज सेवा, ये जो शुरू से रुचि थी, प्रारंभ किया, और अभी तक का सफ़र में फिर इसके बाद मैं कॉलेज में लेक्चरर भी रही। तो देखा कि एक स्वतंत्रता जो रहती है काम करने की, और लोगों की लिए मतलब एक प्रकार से मदद करने के लिए, समाधान करने की दिशा में, मतलब लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, कहीं भी चले जाओ किसी का बंधन नहीं, एक प्रकार से। अब ये ऐसी पोस्ट लगी मुझे, पद, जहाँ एक प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा दायरा है, एक संवैधानिक पद होने के साथ साथ, तो उसमें कभी कभी थोड़ा सा मन विचलित भी होता है, और सोचते हैं कि देखिए कहीं पर भी हम
जाना है, घूमना है तो कोई बंधन नहीं रहता था। और मैं देश भर में घूमती थी, महिला आयोग में भी, राज्यसभा सांसद के रूप में भी, और कहीं भी मार्केट में चले जाओ, किसी से भी मिलने चले जाओ। यहाँ इस तरह का ऐसा लगता है कि एक चार दीवारी के अंदर मैं बंद हो गई हूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ कि, और अन्य गवर्नर ने शायद इतना विजिट और इतने लोगों से मुलाकात नहीं की, क्योंकि ये मेरी शुरू से एक आदत भी रही है, लोगों की जनभावनाओं को समझना, उनकी तकलीफों को देखकर उसका समाधान करना। ये आज का नहीं है ये मेरा काम, ये शुरू से, और वही चीज़ आज भी मैं उसी दिशा में काम भी कर रही हूँ। तो शायद ये भी एक अपने आप को मैं धन्य मानती हूँ, और इसके लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बहुत धन्यवाद देती हूँ। और विशेष तौर पर एक महिला होने के नाते और आदिवासी समाज का वर्ग से निकलकर और यहाँ तक का सफ़र करते हुए राज्यपाल तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। मैम आसान तो वो भी नहीं था, क्योंकि अगर बात हो रही है महिलाओं के बारे में तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पे जब चर्चा हो रही थी तो उसमें आपका नाम भी था। नाम आना, अपने आप में चर्चा होना एक बड़ी बात है। उसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं तो देखिए ये राष्ट्रपति का पद जो है बड़ा सर्वोत्तम पद होता है, और मैं समझती हूँ कि इसके बारे में कोई भी व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, ना सपने में भी नहीं सोच सकता। तो सवाल ही नहीं उठता कि इस बारे में मैं सोचूं। मुझे तो इसी बात का अपने आप को मतलब वो अपने आप को मैं धन्य मानती हूँ कि मेरे नाम की चर्चा राष्ट्रपति के नाम से चली। बाकी और मुझे कोई अपेक्षा थी ना, सपना था ना, कुछ सोचा था। मैं तो यहाँ तक भी, यहाँ राज्यपाल बनने तक के लिए भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं राज्यपाल बनूंगी। ये तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे ईश्वर ने दिया कि आप सोच सकती, कल्पना कर सकती क्या? मैम बात हो रही है राज्यपाल की, क्योंकि आप छिंदवाड़ा से हैं। हाँ। छिंदवाड़ा से छत्तीसगढ़ तक का सफर कैसा रहा? छिंदवाड़ा से छत्तीसगढ़ का जो सफर है ना, देखिए कोई भी व्यक्ति जब कामयाबी पे पहुंचता है तो इतनी सरलता से नहीं पहुंच जाता। उसके जीवन में बहुत संघर्ष रहता है, और बस यही है कि वो सफलता तब मिलती है जब आप ईमानदारी के साथ लोगों की मदद करते जाओ, अपना कर्तव्य को जो भी दायित्व मिला है उसको पूरी तरह निभाते जाओ, तो अपने आप जनता और जो हमारे अपने जो लोग हैं वो हमेशा उसके आगे के लिए रास्ता देते जाते हैं, सम्मान मिलता है उसी से। और मैंने कभी कई परिस्थितियां आई, लेकिन मैंने कभी अपने आप को उसमें हार नहीं मानी, चुनौतियों को भी वरदान माना कि कोई भी चुनौती आती तो उससे और कुछ करने की इच्छा और जागृत होती थी। क्योंकि समाज में तुम भी मतलब इस फील्ड में हो, पत्रकारिता, अपना जो टीवी के उसमें, यहाँ भी कंपटीशन होता है। बिल्कुल। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने आप को किस तरीके से अपनी सोच से इन सारी चीज़ों से निकलकर आज तुम स्टेट में, कल को नेशनल लेवल पर भी आगे बढ़ सकती हो। तो ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो खुद के ऊपर, और लोगों का एक अपना मार्गदर्शन भी हो। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति, हाँ इस समाज में मैं आपको और भी बता दूं, कुछ लोग जो है ना विकृत मानसिकता के भी लोग रहते हैं, जो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको किस तरह से नीचे करें, और ये परिस्थिति सबके जीवन में आती है। तो ये परिस्थिति भी मेरे सामने आई है। अब उसका उल्लेख करना मैं समझती हूँ कि उचित नहीं है, इतना ही लोगों को समझदारी मतलब समझ जाएंगे, और इसके बावजूद भी भगवान की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ का रहन सहन अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से देखती हैं आप और कैसा लगता है? क्योंकि तीज त्योहार का राज्य कहा जाता है और अब त्योहारी सीजन आने भी वाला है। मैम सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे बड़ी चीज कहूँगी कि यहाँ छत्तीसगढ़ के जो मैं आई तो छत्तीसगढ़ के लोगों में मैं बहुत एक खूबी देखी, एक बड़ा एक अपनापन सा, और इतनी सहजता सरलता उनके मन में, और ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे आत्मसात कर लिया और मैंने भी उनको आत्मसात कर लिया। इतना स्नेह उन्होंने मुझे दिया।
तो उनसे जान लेते हैं। मैम, छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है और अगर यहाँ के खान पान के बारे में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ी ऐसा कौन सा खाना है जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है? छत्तीसगढ़ का तो खाने का जितने भी वैरायटी है, जितने प्रकार के व्यंजन हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कहीं और मिलते होंगे। और सभी जगह देखते हैं कि ट्राइबल्स का जो बस्तर जगदलपुर भी मैं गई थी तो वो लोग एक तरह से महुए का और जो वहाँ की जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी उन्होंने दिया, जैसे कि यहाँ पर चीला है, फराह है जो चावल से बनता है, और भी गुलगुले जो मीठे वाले रहते हैं और इस टाइप का, और जो पोले वगैरह में भी काफ़ी खुरमे वगैरह जो है, बहुत अच्छे लगता है मुझे। तो बीच बीच में आप मतलब मजा लेती रहती हैं छत्तीसगढ़ी खाने का? बिल्कुल बिल्कुल। और लोग जो मेरे पास आते हैं ना मिलने के लिए, जी, जी। तो उनको स्पेशल छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही कराती हूँ मैं। मैम, जैसे यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत वो भी बड़े फेमस हैं। लोग काफ़ी मतलब तीज त्योहार में वो सारी चीज़ें हमें सुनाई और दिखाई देती हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? देखिए, यहाँ का तो लोकगीत और तो बड़ा भावनात्मक तरीके से स्वर में ऐसा लगता है कि इतनी मिठास शायद और कहीं के दूसरे प्रदेशों में ये गीतों में नहीं है जितना हमारे छत्तीसगढ़ के। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं शुरू से ये कहती हूँ कि इसमें एक भाव है, एक भावनात्मक है, एक रिश्ते से संबंधित, मतलब लोग उस चीज़ को सुनना बहुत मतलब अच्छा लगता है, उसके शब्दों को भी, और जो लय है, संगीत है, वो बहुत ही सुंदर है। और विशेष तौर पर यहाँ पर आपका ये जो कर्मा का नृत्य भी है, और एक सुरमा सुआ जो है नृत्य है, ऐसे कई प्रकार के हैं। मैम, आप गुनगुनाना भी पसंद करती हैं क्या? नहीं, गुनगुनाना नहीं, मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो ज्यादातर सुनती रहती? हाँ, नहीं, पहले तो ऐसा है कि मुझे पुरानी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे लगते थे, मगर इतना संगीत का था कि मैं आखिरी समय जब तक नींद ना आ जाए उसको गानों को सुनती थी। और विशेष तौर पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के पुराने गाने, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, आज भी है। मैम, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने के बारे में अगर हम बात करें तो आपने क्या सोचा है जिस हिसाब से अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें, क्योंकि एक ट्राइबल स्टेट में आता है ये? देखिए, यहाँ की मैं देख रही हूँ कि यहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, लेकिन फिर भी आज भी जो ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं हैं उन्हें हमें कुछ संरक्षण, कुछ मदद करने की ज़रूरत है। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ कि देखिए, उनको मेरे पास एक दिन सेल्फी पदर जो कोंडा गांव के पास है, वहाँ करीब 40 महिलाएं मेरे पास आई थी मिलने के लिए, और वो लोगों का एक ग्रुप है सेल्फी पदर की, और कहने लगी कि हम जो है इसका वहाँ पर वृक्षारोपण करती हैं, जंगल की रक्षा करती हैं, और शराबबंदी को लेकर भी जो है वो काफ़ी अभियान चलाए रखे हैं। तो उन लोगों के सामने एक प्रॉब्लम थी कि जो वो पेड़ जिसको बोलते हैं, एक मिनट मैं बताती हूँ, कि जो जिसमें सब्जी में डालते हैं ना, काली मिर्च वो लगाती थी, जिसका कोई फॉरेस्ट से और किसी से संबंध नहीं था। तो वो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने उनको उसी दिन घोषणा कर दी कि मैं इस गांव को गोद लूंगी, और मैंने अधिकारियों को इसके संबंध में चिट्ठी लिखी, और फिर वो महिलाओं को पूरी मदद करने की। आपको विश्वास नहीं होता, 1 साल के अंदर वो गांव की कायाकल्प बदल गई कि आप कभी वहां जाकर अपने किसी को, रिपोर्टर को भेजिए जी, और वहाँ की महिलाओं से पूछिए, तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास जागा, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि आज भी बोलती है कि वो हमारी जो राज्यपाल मैडम, हम उनसे मिलकर आने के बाद वहाँ सारी चीज़ें, और वो बड़ी उससे, तो ये जो चीज़ें हैं आज राज्यपाल के रूप में अगर उनको संरक्षण मिल जाए तो मैं समझती हूँ कि ये उनके जीवन को एक नई दिशा मिल गई। तो इसी तरह मैं कोशिश कर रही हूँ कि चाहे वो
जगदलपुर हो, बस्तर संभाग की महिलाएं हो या सरगुजा, और जो भी, और आज भी महिला समूह के तौर पर बहुत काम कर रही हैं। मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में बहुत महिलाओं को सम्मान किया। हर क्षेत्र में महिलाएं यहाँ की बहुत सशक्त हैं और भी आगे बढ़े देश में और दुनिया में नाम कमाए यहाँ की महिलाएं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे आप चाहे मतलब प्रशासनिक सर्विस में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जहाँ भी जाएं वो आगे बढ़े। मैं टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जब देश में एक गरीब परिवार से निकलकर, और मैं भी कोई बहुत अमीर घर से नहीं निकली, जब मैं राज्यपाल बन सकती हूँ और महिला होकर भी वो राष्ट्रपति बन सकती है, तो सारी महिलाएं अगर सोच लें, हमारी जो आने वाली पीढ़ी, तो वो किसी भी क्षेत्र में, आज रक्षा मंत्रालय में देखिए, आर्मी से लेकर और सारे जितने डिफेंस में और एयरफोर्स में, आप सारी पायलट के रूप में अब देश की सुरक्षा में महिलाएं आगे काम आ रही हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाएं हैं। आप जैसे तुम ही टीवी एंकर के रूप में कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो ये इसकी ज़रूरत है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करे और एक लक्ष्य लेकर काम करे, तो जीवन में जो भी चुनौती आए उस चुनौती को चुनौती मानकर और आगे बढ़ते जाओ। तो एक दिन देखना कि जो लोग कल तक तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, आगे चलकर वही लोग आपको सलाम करेंगे। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी हमारी IBC 24 के थ्रू लोगों को? मैं तो IBC 24 जो है आपका चैनल, मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि समय समय पर जो भी कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित हुए, मैंने काफ़ी कार्यक्रम में भाग भी लिया और महिलाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए उनका सम्मान भी, अवार्ड भी वो उनको देते हैं हर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। और एक मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ प्रचार प्रसार के द्वारा जो भी उपलब्धि, जो भी यहाँ की महिलाएं या जो भी व्यक्ति कुछ ख्याति प्राप्त करता है, कि बहुत सारी लड़कियां तो अपने चैनल के माध्यम से उन तक पहुँचाएं जो आखिरी क्षेत्र में रहने वाली वो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ताकि उससे प्रेरणा लेकर और महिलाएं आगे बढ़ें। यही मेरी IBC 24 की चैनल से प्रार्थना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ राज्यपाल मैम, जिन्होंने 3 साल के सफर के बारे में बताया और साथ ही बताया कि वो किस तरीके से महिलाओं को आने वाले दिनों में और सशक्त करेंगी। कैमरा पर्सन संजू के साथ IBC 24 के लिए रायपुर से रोमान आलवी।